हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरंभ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट लिपिड्स। हम लिपिड्स में पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, आगे उनका क्या क्या बेनिफिट्स है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं, और उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो CSIR में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले लिपिड्स को डिफाइन करते हैं। लिपिड्स की डेफिनेशन में आता है, लिपिड्स को बोलते हैं हेट्रोजीनस ग्रुप होता है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक जो सोलवेंट्स होते हैं, जो कि इनपोलर सोलवेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, इनमें वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स। हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स का ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक, यानी कि कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलके बना हुआ है। और वाटर में तो ये इनसोल्यूबल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि एसीटोन हुआ या फिर क्लोरोफॉर्म, इनमें ये क्या है, सोल्यूबल है। जैसे हमने अमाइनो एसिड्स में पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह से मिलके बनते हैं। मोस्टली सल्फर सिर्फ दो में ही प्रेजेंट होता है। वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं लिपिड्स के बारे में। जब दो कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जुड़ रहे थे तो डायसैकेराइड्स बना रहे थे, मल्टीपल जुड़ रहे थे तो पॉलीसैकेराइड्स बना रहे थे। वैसे अगर अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तो वो बनाते हैं प्रोटीन्स। लेकिन जो ये लिपिड्स हैं ये थोड़े अलग हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तरह से आपस में केमिकली रिलेटेड नहीं होते। जैसे कि डायसैकेराइड में दो कार्बोहाइड्रेट जुड़े हैं तो केमिकली रिलेटेड है, उनके बीच में बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, और जो अमीनो एसिड है उनके बीच में, जो प्रोटीन बनाए उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड था। लेकिन जो लिपिड्स होते हैं ये पॉलीमर तो बनाते हैं, पॉलीमर नहीं बनाते, ये दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। ये आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, मतलब चिपके चिपके तो रहते हैं एक दूसरे के। जैसे ये इस वे में रिप्रेजेंटेशन तो होता है इनका, ये मैंने एक मेम्ब्रेन लिपिड बनाया है, ये आपस में रिलेटेड तो है लेकिन कोवलेंटली लिंक्ड नहीं है। तो लिपिड्स आपस में बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, लिपिड्स का फंक्शन क्या क्या हो सकता है, लिपिड्स के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं, ये सारे आगे हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं, हार्मोन्स के प्रीकर्सर के रूप में हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिक फ्यूल के लिए भी सबसे ज्यादा एनर्जी हमें लिपिड्स ही प्रोवाइड करते हैं। क्या होते हैं, मेटाबॉलिक फ्यूल। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ये वाटर इनसोल्यूबल होने की वजह से ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई चीज है ना जो पानी से डर रही है लेकिन फ्यूल करती है लाइफ को, तो वो लिपिड ही है। क्योंकि जो लाइफ में सबसे, जो अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है वो लिपिड्स ही देते हैं। ओके, लेकिन ये वाटर से डरते हैं। इफ इट फ्यूल्स लाइफ बट फियर्स वाटर देन इट इज प्रोबेबली अ लिपिड। ओके, बस यही सब हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में एक टर्म होती है स्प्लाइस, इससे आप क्लासिफिकेशन इजीली याद कर सकते हो। स्प्लाइस फॉर सिंपल लिपिड्स, P फॉर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, L से लिपोप्रोटीन की फॉर्म में, फॉर C इट इज कंपाउंड लिपिड, एंड E से इकाइनोसाइड्स। ठीक है, ये तो बस एक टर्म है, इससे आप याद कर सकते हो कि अगर आपके कोई भी ये लिपिड है या नहीं, तो स्प्लाइस टर्म्स याद कर सकते हो। सिंपल लिपिड, फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, इकाइनोसाइड्स और कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, अब आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। मेनली 3 क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसे स्टडी करते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले आते हैं सिंपल लिपिड्स, ठीक है, फिर आते हैं स्ट्रक्चरल, एंड लास्ट इज लिपिड्स एज में बहुत सारे आएंगे। देखो, सिंपल लिपिड्स में हम पढ़ेंगे 3 के बारे में। फर्स्ट होता है फैटी एसिड्स, नेक्स्ट आता है ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, और नेक्स्ट आता है वैक्सीज। ठीक है, स्ट्रक्चरल में हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में, ये भी आगे बहुत ज्यादा इसकी क्लासिफिकेशन होगी, वो हम स्ट्रक्चरल के अंदर देखेंगे। और लिपिड्स एज अ हॉर्मोन्स,
हॉर्मोन्स का प्रीकर्सर के रूप में यूज करते हैं इसको, ठीक है। आगे आएंगे कोफैक्टर्स। यहां मैंने बताया था आपको कि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है ये देखो। तो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स कहाँ यूज होंगे प्लांट्स के अंदर, किस फॉर्म में, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है, सिंपल, स्ट्रक्चरल एंड लिपिड्स एज। सिंपल में हम पढ़ेंगे फैटी एसिड के बारे में, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और वैक्सीज के बारे में। स्ट्रक्चरल में पढ़ेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स, और लिपिड्स एज हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद सिंपल लिपिड्स। फैट सिंपल है, बस थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये सामने एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बनाई हुई है मैंने, ये किसकी स्ट्रक्चर है, एक फैटी एसिड की स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फैटी एसिड्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि 4 to 36 हाइड्रोकार्बन लंबी चेन होती है। सिंपल बनाया हुआ है मैंने, 4 to 36 हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसे क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से करते हैं, तो ये 1 2 3, यहाँ पे n हो गए। n कहाँ तक जा सकते हैं, 4 से 36 तक हो सकता है, 3 4 5 सॉरी n, और उसके बाद जो लास्ट वाले 3 बचे, ठीक है। अब आप ध्यान से देख, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लगते ही जो कार्बोनिल ग्रुप, ये जो है मिथाइल ग्रुप है, ये होता है अल्फा, इसके नेक्स्ट वाले को बोलते हैं बीटा। यही तक आपको नंबरिंग वैसे मेटाबॉलिज्म में काम आएगी। और जो ओमेगा होता है लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है। जो कार्बोनिल कार्बन के साथ लगता है वो पहला, जो कार्बोनिल ये मिथाइल ग्रुप है वो अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, और लास्ट वाला ओमेगा। ये नंबरिंग आपकी मेटाबॉलिज्म में आपको काम आएगी। जो ये सारा है एक्सेप्ट दिस कार्बोनिल ग्रुप, ये तो होता है हाइड्रोफोबिक, और आपको पता है जो चार्ज्ड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। इसी वजह से हम क्या देते हैं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये फैटी एसिड्स पढ़ रहे हैं हम, ये फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ठीक है, जो फर्स्ट था सिंपल लिपिड्स में। इसी वजह से हम क्या देते हैं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर एम्पीफैटिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका वो हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वो चार्ज कैरी कर रहा है, और जो बाकी की बची हुई चैन वो कैसी होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, ओके। तो फैटी एसिड्स आर एम्पीफैटिक इन नेचर। जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि बारी बारी मैंने लिखा हुआ एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, तो वो क्या होता है, कुछ नहीं होता। जो ये अल्फा प्लस में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसे रिमूव कर दो ऐसे, तो ये क्या बन गया, एसीटेट आयन। जब हम फैट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हम एसीटेट आयन की फॉर्म में ही इन्हें बाहर निकालेंगे, ओके। और अगर इस कार्बोनिल चैन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड है, LCA अनसैचुरेटेड है, नो डबल बॉन्ड, तो ये सैचुरेटेड है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि जो सैचुरेटेड है उसमें टेल में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसे हेड बोलते हैं जो ये चार्ज होता है। तो इसका हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, और जो इसकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। ये बाकी सारी से क्या बोलते हैं, टेल। मैं आपसे पूछूं कि अगर जो टेल में नो डबल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होएगी या कम होएगी, तो इसका सिंपल सा वे कैसे पता लगा सकते हो आप। अब तक मैंने आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया नहीं है, तो क्या पता आपने ना भी पढ़ा, आप यहीं से स्टार्टिंग से सारी वीडियो देख रहे हो। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जितने हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं, तो उससे ATP कन्वर्ट होती है, जो हम ETS में पढ़ते हैं। जो सैचुरेटेड होता है उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन उसमें ज़्यादा, तो इसलिए उसमें भी एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। जैसे सैचुरेटेड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे कंपाउंड देखो सिंपल, एक तो ये ऐसे लिंक है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे मैंने बैलेंस की हुई है ये कार्बन, और एक मैंने ऐसे लिख दिया डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। देखो इसमें और इनमें हाइड्रोजन कम होगी ना, इसमें तो 4 है, इसमें 2 है, तो जो ETS है उसमें हाइड्रोजन इस वाले में कम जाएंगे, इस वाले में कम जाएंगे, सॉरी इस वाले में कम जाने की वजह से क्या होएगा कि ये कम एनर्जी बनाएगा। और ये कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड वाले कम एनर्जी देते हैं। इसलिए हम जो भी फैट खाते हैं अनसैचुरेटेड वाला खाना चाहिए। ये आगे पता चलेगा कि अनसैचुरेटेड वाला इसलिए खाना चाहिए कि वो कम एनर्जी देगा, तो वो स्टोरेज कम होएगी। अगर स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है तो फैट की फॉर्म में स्टोरेज हो जाता है, फैट की फॉर्म में स्टोरेज होने से वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो फैटी एसिड्स अच्छे होते हैं खाने में, लेकिन अनसैचुरेटेड वाले खाने चाहिए। क्यों, वो कम एनर्जी देंगे, कम एनर्जी देने की वजह से क्या होगा, स्टोरेज नहीं होगी एनर्जी की। सैचुरेटेड वाले ज़्यादा एनर्जी देते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं डोनेट करने के लिए।
ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये सिस और ट्रांसफॉर्म में कैसे हो सकते हैं। देखो, अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया इसकी, ये डबल बॉन्ड की, और एक रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, तो देखो ये सेम साइड पे है, जिस साइड ये कार्बोनिल ग्रुप है, और ये अपोजिट साइड के बीच में है। ये अलग प्लेन हो गया ना, ये वाला, ये सेम प्लेन में है डबल बॉन्ड, तो ये तो हो गया सिस। अगर सेम प्लेन में डबल बॉन्ड हो तो सिस, अगर अपोजिट में हो तो ट्रांस। ठीक है, जहां पे सिस बॉन्ड होगा वहीं पे फैटी एसिड का नंबरिंग करेंगे। कैसे बोला मैंने, जैसे ये जहाँ ये मैंने एक चैन बना दी है ऐसे, ठीक है, ये एक फैटी एसिड की चैन है, ये CO नेगेटिव हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की ये चैन होगी। ठीक है, तो मैंने यूं बोला कि जो जहाँ पे सिस बॉन्ड आएगा ना किसी भी फैटी एसिड में, तो वो वहीं से मुड़ जाएगा। अगर कोई फैटी एसिड कहीं पे मुड़ा हुआ है ना, जैसे ये एक सिंपल सा ऐसे बना रही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन इससे अगले वाले में क्या आ गया, इसमें सिस बॉन्ड आ गया, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, जहां सिस बॉन्ड ये वहीं पे मुड़ जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। और पॉली अनसैचुरेटेड कौन से होता है, अनसैचुरेटेड तो वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। ओके, क्या पढ़ लिया हमने फैटी एसिड्स में, हमने फैटी एसिड्स में पढ़ लिया कि जो कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, लास्ट में उसके एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसे हेड बोलते हैं, और वो चार्ज होता है, चार्ज होने की वजह से कैसा होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। बाकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, वो 4 to 36 कार्बन की चेन हो सकती है। ठीक है, एसीटेटाइन मैंने बनाना सिखा दिया कि जो अल्फा किसे बोलेंगे, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगता हुआ मिथाइल ग्रुप होगा वो अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, और लास्ट वाला होता है ओमेगा। अल्फा और एसीटेट को निकाल दो तो क्या, अल्फा और कार्बोनिल ग्रुप को निकाल दो तो एसीटेटाइन बन जाएगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता दिया, सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड नहीं होगा, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी कौन देंगे, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड देंगे क्योंकि उनमें हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा हाइड्रोजन की वजह से ETS वो ज्यादा रन कर सकते हैं, और इसलिए अपने लिए बेनिफिशियल कौन से हैं, अपने लिए अनसैचुरेटेड वाले बेनिफिशियल है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड आ गया मतलब डबल बॉन्ड आ गया, तो वो सिस फॉर्म में भी आ सकता है और ट्रांस फॉर्म में भी आ सकता है, सिस सेम प्लेन में हो और ट्रांस डिफरेंट प्लेन में हो। जहां पे सिस बॉन्ड आएगा, देखो यहाँ सिस बॉन्ड आया तो ये यही मुड़ गया। ठीक है, तो जिस भी फैटी एसिड में जहां सिस बॉन्ड आएगा वो वहीं मुड़ जाएगा, देखो इस वे में। ठीक है, सिस और ट्रांस बता दिया। पॉली अनसैचुरेटेड वो होते हैं, जैसे जो अनसैचुरेटेड का मतलब वो डबल बॉन्ड आ गया, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है किसी भी चेन के अंदर तो वो कैसे हैं, वो पॉली अनसैचुरेटेड है। ओके, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड बेनिफिशियल हो गए थे, अब पॉली अनसैचुरेटेड को प्यूफा बोलते हैं, किसी भी उसके चिप्स वगैरह के पैकेट के पीछे देखना। और एक होता है म्यूफा, म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो और भी हाइड्रोजन कम होगी, तो वो और भी ज्यादा अपने लिए हेल्दी हुए ना, तो वो होते हैं प्यूफा। और म्यूफा होते हैं मतलब सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आया है उनमें, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो वो भी अपने लिए वैसे तो अच्छे हैं सैचुरेटेड वाले से, लेकिन प्यूफा से कम है, लेस। ठीक है, तो प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। प्यूफा में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आएंगे तो और हाइड्रोजन कम होंगी, तो और कम एनर्जी देगा, और कम स्टोरेज की टेंशन होगी। ठीक है, तो इसलिए प्यूफा वाले ज्यादा अच्छे होता है किससे, म्यूफा से। फैटी एसिड मोस्टली नेचर में इवन में होते हैं, इवन नंबरिंग होती है इसकी मोस्टली, और जो बॉन्डिंग होती है इनकी, जैसे एक बॉन्ड यहाँ, तो ये कभी भी उसमें नहीं होंगे, कंजुगेशन में नहीं होंगे। कंजुगेशन में मतलब कि भाई यहाँ नेक्स्ट ऐसे नहीं होंगे भी यहाँ हो फिर ये ऐसे ट्रांसफर हो जाए, ऐसे कभी भी नहीं होते फैटी एसिड। फैटी एसिड में अगर जनरली 9 to 10 के बीच में होता है, फिर जो अगला होएगा वो इससे काफी दूर होएगा, जिसकी वजह से इनमें कंजुगेशन नहीं होती, नो कंजुगेशन इन फैटी एसिड्स। ठीक है, जनरली नेचर में जो डबल बॉन्ड होता है वो 9th और 10th कार्बन के बीच में मिलता है, जनरली ऐसा होता है। जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स जो प्लांट्स में होंगे वो कंजुगेशन में हो सकते हैं, बाकी कोई भी फैटी एसिड कंजुगेशन में नहीं होता। पूछ सकते हैं कि कौन सा फैटी एसिड कंजुगेशन में हो सकता है, तो कौन से, जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट एब्जॉर्बिंग। ठीक है, मोस्ट फैटी एसिड नेचर में इवन होते हैं। अब आगे फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होंगे वो स्ट्रेट चेन होंगे, क्यों, क्योंकि उनमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं आएगी जो से मोड़ सके, और वहीं जो अनसैचुरेटेड होंगे जो सिस बॉन्ड जहां पे आया वो वहीं पे मुड़ जाएंगे, जहां उनमें बॉन्ड आया वो वहीं मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो टेढ़े होते हैं। किस किस क्या क्या क्लासिफिकेशन होगी, सैचुरेटेड,
और अनसैचुरेटेड किसकी हमने करी है, फैटी एसिड्स की। सैचुरेटेड जो होंगे वो हमेशा सीधे होंगे क्योंकि उनमें कोई भी बॉन्ड नहीं आया है, अनसैचुरेटेड वाले टेढ़े भी हो जाएंगे। जो डबल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आएंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इस वे में होती है। इसका मतलब कि ये है कि एक तो डबल बॉन्ड 9th कार्बन के पास आया है, एक 12th के पास आया है, 9th और 10th के बीच में होएगा और 12th एंड 13th के बीच में होएगा। ये 8 और 9 के बीच में क्यों नहीं है और 11 और 12 के बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि 9 और 12 का मतलब ये है जो बॉन्डिंग में है ना 2 कार्बन, उसमें जो छोटे वाला कार्बन होता है उसका नंबर लिखते हैं हमेशा यहाँ पे। जो 9 और 10 के बीच में बॉन्डिंग है, छोटे वाला कौन सा है 9, तो यहाँ लिखा जाएगा 9। 12 और 13 के बीच में बॉन्डिंग है, छोटा कौन सा है 12, तो यहाँ लिखा जाएगा 12। अगर यहाँ लिखा होता 14 तो बॉन्डिंग होगी 14 और 15 के बीच में, ठीक है। अगर 16 और 17 के बीच वाली बॉन्डिंग लिखनी है तो यहाँ लिखा जाएगा 16। क्यों, क्योंकि छोटे वाला हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन आ गई इसकी आपको समझ में। नोमेनक्लेचर इसका कैसे करते हैं, अगर कार्बन में डबल बॉन्ड है या नहीं उस बेसिस पे करते हैं। एनोइक लिखेंगे ANOIC, एनोइक लिखेंगे अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और इनोइक लिखेंगे ENOIC अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 12 जो हो गया उसे लिखेंगे डोडाडेकानोइक। ये देखो एनोइक आया है तो यानी कि ये कौन सा वाला आएगा, ये सैचुरेटेड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा हेक्सा डेका इनोइक, देखो हेक्सा मतलब कि 6, डेका मतलब 10, तो ये हो गया 16 कार्बन का, और इनोइक है यानी कि इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आगे समझ में। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का क्लासिफिकेशन देख लिया, डबल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन बता दिया आपको। प्यूफा म्यूफा में से कौन सा बेनिफिशियल है, प्यूफा वाला। कोई भी कंजुगेशन में नहीं होता, कंजुगेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं जो उनसे लाइट एब्जॉर्बिंग होते हैं। सैचुरेटेड में क्या होता है, सीधे रहते हैं वो, अनसैचुरेटेड में बॉन्ड आ जाता है तो वहीं से मुड़ जाता है, जैसे सिस में मैंने बताया था जहां बॉन्ड आ गया वो वहीं से मुड़ जाएंगे। एनोइक का मतलब होगा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इनोइक का मतलब होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड की प्रेजेंटेशन भी आपको करा दी है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये टेबल एज इट इज बना लेना और ये आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले कॉमन नेम देख लो, लोरिक, मिस्टिक, पाल्मिटिक, स्टीरिक एंड आर्किडिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, 12 0 14 0, इसका मतलब ये है ये डबल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन की लाइन है, तो इनके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड वाले हैं सारे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ऐसा ध्यान में रख लेना कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो देखो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। कार्बन नंबर देखो पहले वाले में कितने हैं, 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। ये सिस्टमेटिक नेम है। इकाइसोना हम 20 के लिए यूज करते हैं, ऑक्टा 18, हेक्सा 16, टेट्रा मतलब 10 + 4 14, और डोडेनिक मतलब डोडेकानोइक ये हो गया 12, ठीक है। इनके जो ये कॉमन नेम है ये भी आप एक बार देख लेना। ये सारे ये कौन से हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। आप इनके नाम ये एक बार याद रख लेना, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड हम पढ़ेंगे आगे मेटाबॉलिज्म में, तो आपको पता होना चाहिए वो 16 कार्बन का है और कैसा है, सैचुरेटेड है, मतलब नो डबल बॉन्ड वाला, ओके। आगे देखो, आगे हमने पढ़ा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। अनसैचुरेटेड में पाल्मिटोइक, ओलिक, लिनोइक, ठीक है, एराकिडोनोइक, और इनकी जो नेमिंग है इसमें इनोइक एसिड आ रहा है। क्या आ रहा है, इनोइक। इनोइक का मतलब क्या है, ये कैसे हैं, डबल बॉन्ड कैरी करने वाले यानी अनसैचुरेटेड, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला देखो यहाँ लिखा हुआ है 1, तो यानी एक क्या कैरी कर रहा है, ये डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है, और डबल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन किया मैंने 9th पे, तो डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है, छोटे वाले लिखते हैं यानी कि 9 और 10th के बीच में है। आगे देखो अगले वाला का भी जो 18 वाला है उस पे भी 9th कार्बन पे है, 9th और 10th के बीच में है। अगले वाले में देखो ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है, एक तो 9th पे और एक 12th पे, एक तो 9th और 10th के बीच में, और 12 का मतलब एक 12 और 13 के बीच में, ठीक है। ये ओमेगा वाली रिप्रेजेंटेशन में भी आपको 2 मिनट बताती हूँ। ये जो लास्ट वाला देखो एराकिडोनोइक एसिड, ये हमें एनिमल्स के अंदर फाउंड होता है ये, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, कोई भी अनसैचुरेटेड एसिड है वो एनिमल ओरिजिन का नहीं होता, हम हमेशा कौन सा होता है, प्लांट ओरिजिन का, क्योंकि हमारे पास ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है कि हम किसी भी जो अपना फैटी एसिड है उसके अंदर डबल बॉन्ड लगा सकें। हम हमेशा कौन से ओरिजिन के लेते हैं, प्लांट ओरिजिन के होते हैं ये सारे, जो उनसे भी अनसैचुरेटेड वाले हैं, ठीक है। एराकिडोनोइक एसिड, इसका आगे फंक्शन देखोगे आप। आगे देखो इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे,
5, 8, 11, 14। 5 का मतलब 5th और 6th कार्बन, 8 का मतलब 8 और 9 के बीच में, 11 मतलब 11 और 12 के बीच में, और 19 मतलब 19 और 20 के बीच में। ठीक है, ये ओमेगा रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो लास्ट वाली क्या होती है, ओमेगा कार्बन होती है, तो ओमेगा 9 यानी पीछे से लास्ट से शुरू कर दो और 9th कार्बन तक जाओ, वहां है ये डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है। ओमेगा 6 का मतलब क्या है, लास्ट वाली कार्बन से शुरू करो और 6th कार्बन तक जाओ। ओमेगा लास्ट वाली होता है, वो ओमेगा 1 होती है, और वहां से फिर 6 तक जाओ, फिर ओमेगा 3 में 3 तक जाओ, और ये होता है रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी मतलब कि फिश वगैरह का ऑयल वगैरह हम लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है ओमेगा 3 कंटेनिंग, या एक्स्ट्रा कुछ लिखा होता है, तो ये ओमेगा वाले बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी होती है करने की, ओमेगा 9, ओमेगा 6। समझ में आ गया भाई? ओमेगा से पढ़ते हुए डबल बॉन्ड तक जाओ, जहां जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया वही। अगर मान लो ओमेगा 9 लिखा हुआ है तो ओमेगा से 9th कार्बन जो होगी वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होएगा। ओमेगा 6 और 3 वेरी गुड फॉर हेल्थ, और नॉर्मल प्लांट ओरिजिन के होते हैं ये। और फिर मैंने आपको बता दी एक बात कि जो एनिमल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड वाले नहीं बना सकते, सारे प्लांट ओरिजिन के लिए थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा सके। ओके, अब एक बार हिस्सो ट्रांस वाला दोबारा सुन लो, फिर हम आगे इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो स्टडी करेंगे। मैंने बताया था कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ज्यादा एनर्जी की वजह से क्या होता है कि वो अपनी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। फिर स्टोर होने की वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो अपने एंजाइम है तो उनके एंजाइम एक्टिविटी को सुप्रेस करने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सैचुरेटेड वाले बेनिफिशियल नहीं होते, मोर कौन से होते हैं, ये अनसैचुरेटेड वाले होते हैं। अनसैचुरेटेड में मैंने बताया कि ट्रांस और सिस होते हैं। जो ट्रांस होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो अपने लिए बेनिफिशियल है वो कौन से होते हैं, वो सिस वाले होते हैं। अब मैंने बताया था जो एनिमल ओरिजिन वाले हैं, जो एनिमल है वो क्या कर सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड वाले नहीं बना सकते क्योंकि उनके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ये हो गए अपने गाय भैंस होगी, ये जो घास वगैरह खाते हैं, या उसके थ्रू उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स चले जाते हैं जो कि अनसैचुरेशन कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होया, लेकिन वन सैचुरेशन कौन सी कर सकते हैं, ट्रांस वाले कर सकते हैं। ट्रांस वाले वैसे तो शेल्फ लाइफ इनकी ज्यादा होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, बेनिफिशियल नहीं है ज्यादा। हेल्थ के लिए कौन से बेटर है, सिस बेटर है। अब जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे कि ये चिप्स वगैरह बनाने वाली हुई, या और भी एक्स्ट्रा जिस भी बॉडी जिसमें फैट वगैरह मिलते हैं, कुरकुरे वगैरह हुए, तो वो क्या करते हैं अपने उसकी चिप्स की, उन्हें तो लाइफ बढ़ाने से मतलब है, शेल्फ लाइफ, क्योंकि गर्मी में भी जाएंगे वो, बहुत ज्यादा गर्मी भी आएगी, बहुत ज्यादा ठंड भी होगी, तो क्या हो सकता है, ब्रेकेज हो सकती है उनके लिपिड्स की, तो वो ट्रांसफॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि ट्रांस क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसकी शेल्फ लाइफ भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो उनका हेल्थ बेनिफिट कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए। यही रीजन है कि वो अपनी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए ट्रांस में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अपने लिए बेनिफिशियल कौन से, हेल्थ के लिए सिस वाले। ओके, चलो अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो दो ही बातों पर डिपेंड करेगी, चेन की लेंथ क्या है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है या नहीं। सिर्फ यही दो बातों से सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी। जो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाटर सोल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, वाटर सोल्युबिलिटी। सिर्फ ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि उसमें क्या लेंथ चेन की कितनी है और नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, इसी से हो जाएगा। इसे सोल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स भी बोला जाता है। जो कार्बन नंबर इंक्रीज होंगे, उस इंक्रीज होने से, देखो सिंपल सी बात याद करो, मैंने बताई थी कि जो कार्बन चैन होती है और ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ये तो हाइड्रोफिलिक होता है, और ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। अब वाटर सोल्युबिलिटी मतलब वाटर में घुलने के लिए जितनी लंबी मानो ये चैन होगी उतने ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड ऐड होएगा, हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की वजह से इसमें वाटर सोल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दोबारा ध्यान से देखो, जितनी लंबी चैन उतना ही हाइड्रोफोबिक कंपाउंड क्या हो गया, ज्यादा, उसकी वजह से वाटर सोल्युबिलिटी इसकी कम। ठीक है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस, और इसकी वाटर सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है। तो डबल बॉन्ड के साथ तो इंक्रीज करती है, लेकिन जो कार्बन चैन होती है उसके साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिसिटी इसकी इंक्रीज होती है। ठीक है,
अगर एक डबल बॉन्ड भी हो गया ना, एक डबल बॉन्ड भी, तो भी हाइड्रोफोबिसिटी कम हो जाएगी। जैसे मैंने यूँ लिख दिया कि एक तो हमारे पास फैटी एसिड है, उसके पास एक डबल बॉन्ड है, एक के पास 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक के पास 0 डबल बॉन्ड है। तो यूँ बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल कौन सा होएगा? वाटर में सोल्यूबल सबसे ज़्यादा 2 डबल बॉन्ड वाला होएगा, क्योंकि जितने डबल बॉन्ड उसकी जो ये हाइड्रोफोबिसिटी है वो कम हो जाएगी, वाटर में घुलने की उसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए 2 वाले की ज़्यादा, 1 वाले की उससे कम, और 0 वाले की सबसे कम। ठीक है, CSIR में सीधा क्वेश्चन आया हुआ था 2 मार्क्स का कि इन दोनों में से बताओ कि कौन सा ज़्यादा वो है वाटर में डिसोल्व होएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड के साथ वाटर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होएगी, तो ये वाला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, इसी बेसिस पे आ जाते हैं। हाइड्रोफोबिसिटी क्यों इंक्रीज हुई, क्यों डिक्रीज हुई, मैंने बता दिया कि कार्बन की चैन लंबी हुई। कार्बन की चैन लंबी होने से क्या हुआ कि उसमें हाइड्रोफोबिक कंपाउंड तो ज़्यादा हो गए और हाइड्रोफिलिक वाला कम रह गया, तो इस वजह से क्या होगी, उसकी वाटर सोल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, देखो अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अगर चैन लेंथ जितनी लंबी तो उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, और अगर डबल बॉन्डिंग आ गई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होता रहता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज विद अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड आने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होएगा, और चैन लेंथ जितनी लंबी होगी वो उतना ही इंक्रीज होएगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सैचुरेशन होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनमें चैन लेंथ कैसी रहती है? सीधी रहती है ना। क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आया तो इसमें क्या ये मुड़ेगा थोड़ा ना कहीं से, सैचुरेटेड है ये मैंने एक सैचुरेटेड बनाया है। ठीक है, अब ये चैन सीधी है, इसकी वजह से क्या होता है, जो इसके हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हेड की रिप्रेजेंटेशन है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये क्या करते हैं, ये आपस में चिपक जाते हैं क्लोजली आके। ये आपस में चिपकने की वजह से देखो ये इतने क्लोजली अटैच हो जाते हैं ऐसे। भाई हाइड्रोफोबिक है, दोनों डरपोक है, दोनों पानी से डरते हैं, डरपोक भाई, तो इसलिए आपस में चिपक गए हैं। आपस में चिपक गए तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, एक सॉलिड हो जाएगी। जो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाया है मैंने, ठीक है, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसकी वजह से वो कहीं से मुड़ा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट होने की वजह से जो हाइड्रोफोबिक एंड है, जो दोनों के डरपोक एंड है, वो आपस में चिपक जाते हैं, बहुत क्लोजली आ जाते हैं। मतलब ये क्लोजली आने की वजह से कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, और स्ट्रक्चर सॉलिड बनने की वजह से क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सॉलिड का तो ज़्यादा ही होता है ना, हार्ड हो जाती है वो। ओके, और वहीं अनसैचुरेटेड का केस देख लो आप। अनसैचुरेटेड में क्या हुआ, डबल बॉन्ड आएंगे तो कहीं से मुड़ा हुआ है, ये कहीं से ऐसे है, कोई ऐसे है, जहाँ जिस साइड से शीशा है वो उसी साइड से मुड़ गया, तो ये ऐसे हैं। तो इनके जो हाइड्रोफोबिक एंड है उनमें कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, पास तो होते हैं ये, लेकिन इतनी क्लोजली पास नहीं होते जितना सैचुरेटेड वाले में होते हैं। उसकी वजह से ये किस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो मान लो और भी ज्यादा इसमें डबल बॉन्ड आ गए तो ये और मुड़ जाएगा, और दूर दूर होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा कम हो जाएगा। आगे समझ में, मेल्टिंग पॉइंट जब चैन की लेंथ बढ़ी तो वो इंक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड है वो, लंबे लंबे और पास हैं वो। और जो हाइड्रोफोबिक एंड है, डरपोक भाई वो आपस में चिपके हुए हैं, चिपकने की वजह से वो सॉलिड बन गए तो उनका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, वही अनसैचुरेशन का केस ले लो आप, डबल बॉन्ड आ गए, जहां जहां डबल बॉन्ड आए वो वहीं से मुड़ गए, वहीं से मुड़ने की वजह से क्या हुआ, वो इतने क्लोजली इंटरेक्ट नहीं कर पाए तो वो लिक्विड फॉर्म में रह गए। लिक्विड फॉर्म में रहने की वजह से क्या हो गया, उनका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो गया। इसलिए ना, मतलब इस सिर्फ और सिर्फ इसकी एक एप्लीकेशन पे इतना बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार CSIR में। उन्होंने पूछा था कि बताओ कि जो डेजर्ट में रहने वाले हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी मेम्ब्रेन की लिपिड कैसी होनी चाहिए, जो उनके मेम्ब्रेन की लिपिड है वो कैसी होनी चाहिए। सोच के देखो, जो डेजर्ट में है, डेजर्ट में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से जितना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होएगा, अगर जो उनके फैटी एसिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो वो तो पिघल ही जाएंगे, तो उन्हें अपना टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैन लेंथ बढ़ा लो और अनसैचुरेशन कम कर दो। ठीक है, तो वहां के उनके फैटी एसिड की टेल कैसी होती है, सैचुरेटेड होती है, चैन लंबी कर ली और जो डबल बॉन्ड होता है वो होते ही नहीं, उसमें सैचुरेशन हो जाती है। ठीक है, दोबारा सुनो,
सिंपल एक एप्लीकेशन आई हुई थी कि डेजर्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मेम्ब्रेन लिपिड कैसी होनी चाहिए। तो सिंपल से इसका ये आंसर था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और ज्यादा बढ़ा दो। मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है ना, तो अपना मेल्टिंग पॉइंट हम 70 कर दो कि हम तो 70 पे पिघलेंगे। तो उसको करने के लिए क्या किया उन्होंने कि सैचुरेशन कर दी। सैचुरेशन की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक एंड भाई पास आ गए। पास आने की वजह से क्या हुआ, वो सोलिडिफाई हो गए। सोलिडिफाई होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और अनसैचुरेशन उन्होंने क्या कर ली, डिक्रीज कर ली। वहीं अपोजिट केस ले लो किसका, जो कोल्ड एरिया में रहते हैं। तो कोल्ड एरिया में रहने वालों को मेल्टिंग पॉइंट, मान ले वहां का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो उन्हें अपना मेल्टिंग पॉइंट और कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। वो अपना इतना कर लो कि हम तो -10 पे पिघलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, दूर दूर हो जाओ। दूर दूर और कम करना है ना, बिल्कुल बहुत नीचे चलना उन्हें। तो दूर दूर होने के लिए क्या कर लिया उन्होंने, अनसैचुरेशन कर लिया, मतलब और ज्यादा डबल बॉन्ड बना लिए और चैन लेंथ क्या कर ली, कम कर ली। क्योंकि इंक्रीज इन चैन लेंथ के साथ जो होता है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे समझ में। फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ लिया। सिंपल लिपिड्स में सिर्फ यही था इसके बारे में कि इसका मेल्टिंग पॉइंट की एप्लीकेशन आ जाती है, वो मैंने बता दी कि अगर चेन लेंथ ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो डेजर्ट में रहते हैं वो अपनी चेन और लंबी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मेल्ट नहीं होते। और वहीं स्नो वाले का अपोजिट केस था, वो चैन की लेंथ और कम कर लेते हैं और अनसैचुरेशन बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है, तो वो भी नहीं पिघलते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंपल लिपिड्स में जो सेकंड है, हम पढ़ेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में। क्या है सेकंड वाला, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। देखो, ट्राई का मतलब 3, एसाइल मतलब फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल अभी मैं बनाऊंगी। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है। तो 3 फैटी एसिड जो कि एक ग्लिसरॉल से लिंक है, तो वो कंपाउंड कौन सा गया, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। देखो ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की। एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड इससे अटैच है। ये किस बॉन्ड से अटैच है, ये तीनों ईस्टर बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड से। ठीक है, एस्टर बॉन्ड क्या होता है कि कोई भी एक अल्कोहल और कार्बोनिल कार्बन के बीच में जो लिंकिंग होती है उसे एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। चलो खैर अभी देखते हैं उसे। तो देखो 3 जो ये अटैच है, इनकी जो ये लेंथ है फैटी एसिड की लेंथ टेल की, वो कितनी भी हो सकती है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की ये एक बेसिक सी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड अटैच होंगे और इस वे में जो हमारी बॉडी में होता है फैट स्टोर होता है, किस फॉर्म में, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ग्लिसरॉल के साथ ये 3 फैटी एसिड कैसे लिंक हो जाएंगे, बहुत सारा ग्लिसरॉल होगा और फिर इस फॉर्म में हमारी बॉडी में अटैच हो जाते हैं। जो ये वाला है, ये तो क्या है, जो अपना हाइड्रोफिलिक जो हेड था ये वो है, और इसकी लिंकेज किसके साथ, जो ग्लिसरॉल के पास 3 OH होते हैं। ठीक है, एक इसके साथ OH, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये ऐसे लिंक हो गए। तो एक कार्बोनिल, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ एक OH, और ये दोनों आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ईस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, चैन तो इसकी यूं की यूं है, बस इसका जो हेड है वो इन्वॉल्व हो गया लिंकेज में। यहाँ पे भी जो है वो अपना लेके आओ, मतलब कि जो ये इसका ओ डोनेट हुआ है ग्लिसरॉल का ओ अटैच हुआ है। ठीक है, मान लो ये ऐसे है, ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। वैसे तो इसको इसमें लिखते हैं, लेकिन ये होता तो इस फॉर्म में है, और फिर इसकी लिंकेज कर दी हमने OH और C के साथ। तो E से तो अपना OH दे दिया, तो वाटर रिमूव हो गया। तो ये क्या बॉन्डिंग बन गई, सॉरी यहाँ पे H है, यहाँ O है। ठीक है, तो ये इस वे में लिंकेज बन गई, कौन सी होगी, ईस्टर बॉन्ड। क्या हुआ कि O अपना खुद का लेके आया है ये बॉन्डिंग करने के लिए, इसने तो अपना डोनेट कर दिया है, जो फैटी एसिड है इसने अपना डोनेट कर दिया है, और ग्लिसरॉल है उसका O है जिससे ये लिंकेज बनी हुई है। कई बार पूछ लेते हैं एक स्टेटमेंट में कि बताओ जो ये ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें ये O किसका है, ये O ग्लिसरॉल वाला है। तो OH किसने डोनेट किया, OH डोनेट किया अपने कार्बोनिल ने, और O किसका है, ये ग्लिसरॉल का है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि हम इसे इसी फॉर्म में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि जो फैटी एसिड होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन में यूजुअली COO नेगेटिव लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें चार्ज है, तो ये कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये क्या कर सकता है, वाटर को अंदर बुला सकता है। वाटर अंदर बुलाया सारा अंदर, तो वाटर पोटेंशियल डिस्टर्ब सेल का, ये एक सेल है, ये देखो इसके अंदर इस फॉर्म में पड़ा है। मान लो फैटी एसिड, इसके पे चार्ज है, इसने
पानी को अट्रैक्ट कर लिया, सेल के अंदर आया, सेल फूला, सेल फट गया। हाइड्रो जो वाटर पोटेंशियल है इसका सेल का डिस्टर्ब हो गया ना, तो सेल का वाटर पोटेंशियल डिस्टर्ब ना हो इसलिए क्या किया, इस चार्ज को ही खत्म कर दिया। इस चार्ज को खत्म करके ट्राइएसाइलग्लिसरॉल फॉर्म में स्टोर कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए हम अगर सेल के अंदर फैट को स्टोर करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल की फॉर्म में करेंगे। ओके, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं क्योंकि कोई चार्ज नहीं कैरी कर रहे, और प्राइमरी बायोलॉजिकल रोल इनका एनर्जी में आता है। ठीक है, एस्टर बॉन्ड इसमें 3 हो गए हैं। अगर कायरलिटी देखें तो अगर ये वाला कार्बन होता है ये सिर्फ कायरल हो सकता है इसमें, क्यों, वो भी कब, अगर ये वाला भी फैटी एसिड मान लो ये अलग नंबर का, ये 16 नंबर का, ये 18 का, जब ये अलग अलग होंगे ना तो ही सिर्फ मिडिल वाला सेकंड वाला क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है। बाकी इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल होता है और वाटर में इनसोल्यूबल होता है, और इसके पास क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लोअर देन वाटर होती है। इसका मतलब ये है कि पानी के ऊपर ये तैरती है। ठीक है, तेल पानी के ऊपर तैरता ही है, क्यों, क्योंकि जो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो लोअर देन वाटर होती है। ठीक है, इसलिए तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। ये किस बेस पे होते हैं, टेम्परेचर के बेस पे होते हैं। अगर ट्राइएसाइलग्लिसरॉल क्या है, सॉलिड है, तो उसे बोलते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी, एक सॉलिड में होगी, सॉलिड में होगी, एक लिक्विड में होगी। ठीक है, सॉलिड में कब होएगी, सॉलिड ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को फैट्स भी बोलते हैं और लिक्विड वाले को ऑयल भी बोलते हैं। अगर सैचुरेटेड है, मान लो ये देखो ये क्लासिफिकेशन होगी सॉलिड और लिक्विड की बेस में ट्राइएसाइलग्लिसरॉल की। सॉलिड होएगी तो फैट्स भी बोलते हैं, लिक्विड होएगी तो ऑयल भी बोलते हैं। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है सिर्फ और सिर्फ लंबे लंबे, तो वो क्या होएगी, सॉलिड होएगी। वही रीजन मैंने पीछे बताया था कि वो हाइड्रोफोबिक एंड भाई भाई डरपोक डरपोक भाई भाई चिपक गया आपस में, उसकी वजह से सॉलिड हो गया। और अगर अनसैचुरेटेड ज्यादा है और शॉर्टर है, अगर सैचुरेटेड ज्यादा है तो सॉलिड, अनसैचुरेटेड ज़्यादा है तो लिक्विड। रीज़न दोनों मैंने आपको पिछले वाले में बता ही दिया था कि इसका मेन रीज़न क्या है। जो सैचुरेटेड है हाइड्रोफोबिक एंड डरपोक डरपोक भाई भाई, इसलिए वापस में आगे चिपक गए ताकि डर कम लगे, उसकी वजह से क्या हो गए, वो सॉलिड हो गए। ठीक है, प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन इनका हमेशा एनर्जी स्टोरेज में आता है या फिर एनर्जी डोनेशन में आता है। जो एनिमल्स हैं यानी आप आओगे तो अपने अंदर जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को स्टोर करने के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं, बहुत सुना होगा आपने, उन्हें बोलते हैं एडिपोसाइट्स, फैट स्टोरिंग सेल्स। ठीक है, जो एडिपोसाइट्स होते हैं ना, अगर एक बार बन गए ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ये एक इनकी खास बात होती है। इनके अंदर 1 या 2 माइटोकॉन्ड्रिया ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है कोई काम नहीं करते। ठीक है, एनर्जी को स्टोरेज का ही काम करे। 1-2 माइटोकॉन्ड्रिया बस, क्या काम आया इसमें, कुछ नहीं, वो जो सारा इनके पास माल पड़ा वो यूं का यूं पड़ा है, सारा स्टोरेज में इस्तेमाल करते हैं। कभी जरूरत होती है अपने बॉडी को, जब आप फैट बर्न करते हैं तो ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो ये लिपिड होता है, मान लीजिए लिपिड हो गया, इसके चारों तरफ एक जो मेम्ब्रेन बनती है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है, और जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो ये एडिपोसाइट जिस मेम्ब्रेन से बना हुआ है, लिपिड इसके अंदर स्टोर है, एडिपोसाइट की बात कर रहे हैं ये, तो ये लिपिड है। जो लिपिड के चारों तरफ जो ये मेम्ब्रेन बनी है, इसके अंदर एक खास प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं पेरिलिपिन, और इसका नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स में कि पेरिलिपिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होने देता, इसको फटने नहीं देता इस मेम्ब्रेन को, इसकी वजह से लिपिड इसके अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, तो क्या करता है ये, प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस। अब मैंने बोला था कि फैट बर्न करना हो, अगर फैट बर्न करना हो तो जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल होता है इसको खत्म करने का काम कौन करते हैं, लाइपेजीज करते हैं। कौन, लाइपेजीज। ठीक है, टैग्स, ये क्या है, लाइपेजीज खत्म करते हैं ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्स को, कौन, लाइपेजीज खत्म करते हैं। ठीक, इसकी एक मतलब एक डायग्राम है इसका, 1 मिनट में आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये एक एडिपोसाइट की स्ट्रक्चर है, जो लिपिड है, इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसमें एक खास प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पेरिलिपिन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है। एक ये देखो इसके अंदर ये लाइपेज प्रेजेंट है, एडिपोस ट्राइग्लिसराइड लाइपेज। ये पेरिलिपिन को खत्म करके इस लाइपेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो भी जब सिग्नलिंग वगैरह होती है अलग बात है। ग्लूकागन रिसेप्टर होता है, बीटा 2 एड्रिनल, ये सब इनका आगे काम आएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, एक ये ट्राइग्लिसराइड लाइपेज है, एक मोनोग्लिसरॉल लाइपेज भी होता है इसके अंदर।
हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज भी होता है, जब अगर हार्मोन आके इसके ऊपर एक्ट करे तो उसकी वजह से भी जब हम फैट बर्न करते हैं ना, ये सब इन लाइपेसिस का काम तभी आता है कि तब ये क्या करें, इस लिपिड्स को यूज करें। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर सिर्फ 1 या 2 प्रेजेंट होते हैं। कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन कभी पूछ लेंगे। एक रेगुलेटरी प्रोटीन भी होता है इसके अंदर, वो होता है G58। ओके, तो ये एडिपोज टिश्यू हो गए। एक व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है, एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, आपने कभी देखा हो तो उसकी पीठ पे ना एक नीला नीला सा निशान होता है, वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू की वजह से होता है। एक तो होता है बैट ब्राउन एडिपोज टिश्यू, एक WAT वैट होता है। ठीक है, जो WAT वैट है ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू है, ये किस में मिलता है, ऐसे पोलर बियर वगैरह हो गए, जो क्या करते हैं कि ज़्यादा गर्मियों में वो स्लीप पे चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, वो जो व्हाइट कलर की उनकी बॉडी होती है, उनके अंदर इतना ज़्यादा फैट स्टोर कर लिया होता है उन्होंने व्हाइट एडिपोज टिश्यू कि उसके व्हाइट एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया 1 या 2 होते हैं। जो भी हमने पीछे केस पढ़ा था कि 1 या 2 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सारा का सारा जो फैट है वो एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म में है। और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ये न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलता है एक तो ये केस, और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ठंड में ये वाला केस यूज़ करते हैं, गर्मियों में ये वाला केस यूज़ करते हैं कि स्टोरेज कर ली, और ठंड में कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सके। ये इसका ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, एक साइटोक्रोम की वजह से होता है, या हीम कंपाउंड होता है जो कि इसको क्या कलर प्रोवाइड करता है, ब्राउन कलर। अब हमने सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड पढ़ लिए, ट्राइएसिलग्लिसरॉल पढ़ लिए, जो लास्ट थर्ड रह गया वो था वैक्सीज। ठीक है, वैक्सीज में क्या होता है, वैक्सीज सबसे ज्यादा अबंडेंट टाइप का होता है जो नेचर में प्रेजेंट है, अबंडेंट टाइप है ये। लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन की इसमें, और अल्कोहल की जो कितने कार्बन की होती है, 14 to 36 कार्बन की, 14 to 36 कार्बन की। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वैक्सीज का 60 से 100 के बीच में होता है। मधुमक्खी के छत्ते तभी तो नहीं पिघलते। वैक्सी होता है उसके अंदर, जनरली हाइयर होता है, ट्राइग्लिसरॉल से तो बहुत ज्यादा हाई होता है इनका। वाटर रिपेलेंट, मेटाबॉलिक फ्यूल और प्रोटेक्टिव कोटिंग में प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैक्सी कोटी लेयर बना लेते हैं ना प्लांट्स भाई, ताकि जो उनका क्या होता है वाटर लॉस ना हो। ठीक है, कोटिंग में वाटर रिपेलेंट्स, बहुत सारे इनके ही यूजेस होते हैं, किसके, वैक्सीज के। और फीदर्स वगैरह या स्किन्स वगैरह पे भी मिलता है ये एनिमल्स की। ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह के ऊपर भी वैक्सी कोटिंग बना लेते हैं ये। प्लांट्स के अंदर जो वैक्सीज का काम होता है वो होता है मेटाबॉलिक फ्यूल्स का स्टोरेज फॉर्म। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें स्किन या हेयर में होता है ये, स्किन या हेयर की प्रोटेक्शन के लिए। और बर्ड्स के अंदर फैदर को वाटर रिपेलेंट बनाता है। जो पंछी होते हैं वो पानी में भी तो बारिश में भी तो उड़ सकते हैं ना वो, क्यों, अगर बारिश में अगर उनके पंख गीले हो गए तो वो नीचे धरती पे गिर जाएंगे, लेकिन वो अपने ऊपर क्या करते हैं, वैक्स की एक कोटिंग बना लेते हैं। और वैक्स क्या होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, तो पानी ऊपर आता है वो जमता नहीं उनकी उस पर, वो वहीं से फिसल के चला जाता है, क्योंकि वो वैक्स ने क्या कर दिया, उस पंख को वाटर रिपेलेंट बना दिया, अभी वाटर को रिपेल कर रहा है वो। और प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर रिपेलेंट की उसमें यूज करते हैं, साथ में इवेपोरेशन नहीं होने देते। आपने सुनी होगी कि जो डेजर्ट वाले होते हैं वो मोटी मोटी वैक्सी लेयर बना लेते हैं लीव्स की, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें इवेपोरेशन इतनी आसानी से नहीं होती, और एनिमल्स वगैरह से भी बचाता है। क्यों, जो वैक्सी होता है ये थोड़ा, एक तो इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, इसकी वजह से इसकी स्मेल से ही एनिमल्स दूर भाग जाए, किससे, प्लांट से। ठीक है, तो वैक्सीज के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था, दैट्स ऑल। ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड्स एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसकी वीडियो कल मिल जाएगी आपको। तो स्टे ट्यून्ड टू आरंभ। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।